ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डॉक्टर विश्वपति त्रिवेदी जी, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइज सेल्स के मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद मेरे अत्यधिक प्रिय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, श्री आर.डी. दीक्षित जी, राम मंदिर न्यास के ट्रस्टी, और चूंकि उन्होंने कहा कि हमें राजा साहब मत कहिए, अयोध्या के राजा साहब के उत्तराधिकारी श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी, सुप्रसिद्ध अध्यात्म गायक अंकित बत्रा जी, सभी उपस्थित विद्वज्जन, सम्माननीय पदाधिकारीगण तथा अन्य महानुभाव, आज का ये आभासी कार्यक्रम है और इस आभासी कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं अपने स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम ब्राह्मण समाज के द्वारा निश्चित रूप से लोगों के अंदर एक दिशा प्रदान कर सकने में सक्षम होंगे। ऐसे कार्यक्रम मिल बैठ कर के विचार करना, एक दूसरे के विचारों से अवगत होना और विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए समाज को लाभान्वित करना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम आदरणीय विश्वपति जी हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मनाते हैं, खिचड़ी भोज के नाम पर मनाते हैं। जब मैं दिल्ली में था तो ऐसे कार्यक्रम में मैंने भाग लिया था। यहाँ मुझे बताया गया 14 तारीख के कार्यक्रम के लिए कहा गया था, मैं स्वयं उस समय व्यस्त था और इसलिए, और आदरणीय त्रिवेदी जी ने भी कहा कि 10 तारीख को ये कार्यक्रम ज़्यादा उपयुक्त होगा और इसलिए मुझे खिचड़ी भोज का एक कार्यक्रम है, इसमें सब लोग उपस्थित होंगे, अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। ये बात आपने बताया था। विषय की जानकारी अभी हुई, जो चर्चा अभी लोगों ने की है, विषय बहुत अच्छा है और इसमें लगभग विश्व भर के ब्राह्मण भी ज़्यादातर एकत्रित होते हैं, सारे विचारों को सुनते भी हैं और अपने स्तर पर विचार भी व्यक्त करते हैं। मैं समझता हूं कि ब्राह्मण बंधु और उनके परिवारों को आपस में इस तरीके से मिलने का भी अवसर मिलता है, क्योंकि ये वर्चुअल कार्यक्रम है और इसलिए सबके विचारों को सुनने का भी एक अच्छा अवसर है। मकर संक्रांति एक तरह से सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाना होता है। सूर्य का इस समय में ही कर्क एवं मकर राशि में प्रवेश होता है। मकर संक्रांति इसीलिए शुभता का द्योतक है। पुराणों में संदर्भ आता है कि मकर संक्रांति पर भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति को ही चुना था। मकर संक्रांति से रातें छोटी होती हैं और दिन बड़े होने लगते हैं। दिन बड़ा होने का अर्थ है उजास की, उजाला की, प्रकाश की अधिकता, और रात्रि छोटी होने का मतलब है अंधकार का कम होना, अज्ञान का कम होना। इसलिए मैं ये मानता हूं कि मकर संक्रांति अंधकार से प्रकाश की ओर गमन है। ऐसे पावन अवसर पर यह सम्मेलन आप आयोजित करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद।
कोरोना महामारी के कारण प्रत्यक्षतः मिल बैठना ठीक नहीं है। मैं शुरू से ही यह अनुरोध करता रहा हूं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और स्वच्छता के नियमों को पूरी तौर पर पालन करें। इस अवसर पर भी इस बात को दोहराते हुए कहना चाहता हूं कि जब तक पूरी तरह से इस मानव संकट से हम मुक्ति नहीं पा लेते, सावधानी और सतर्कता सभी स्तरों पर बनाए रखी जाए। इस विकट दौर में भी आपने वर्चुअल मिल बैठने का ये जो पहल की है, ये स्वागत योग्य है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं मानता हूं कि ब्राह्मण समाज भर ही नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक के रूप में जाना जा सकता है। भारत के सामाजिक बदलाव के इतिहास में ब्राह्मणों ने सदा ही मनुष्यता का पाठ पढ़ाते हुए जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान की है। देश और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए सोच रखते हुए समाज को नेतृत्व प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य ब्राह्मण समाज द्वारा किया जाता रहा है। मेरी मान्यता है ब्राह्मण समाज के बारे में कि जो भी समाज के अंदर बौद्धिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ हैं, वो ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे लोगों के द्वारा समय समय पर समाज को हमेशा दिशा प्राप्त होती रही है। और इसलिए इस वर्ग के लोग आगे बढ़कर केवल समाज को दिशा ही नहीं प्रदान किए, तो कैसे व्यक्तिगत जीवन को आत्मविश्वास से पूरित करते हुए अनंत शक्ति जागृत, उसके अंदर अनंत शक्ति जागृत की जाए, इसके भी अपने योग साधना के माध्यम से दर्शाते रहे हैं। ब्राह्मण कौन है, इस पर जब भी सोचता हूं तो मेरे समक्ष हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति से चली आ रही परंपराएं साकार हो जाती हैं। हमारे यहाँ कहा गया है ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण यानी जो ईश्वर से के बारे में जानता है। जीवन का अंतिम सत्य ईश्वर या परम ज्ञान की प्राप्ति ही तो है। इसलिए समाज में ईश्वरीय ज्ञान को सुलभ कराने का कार्य किसी ने किया है तो वह ब्राह्मण ही है। धर्म, संस्कृति और शिक्षा में इसलिए ब्राह्मण सदा अगुआ रहे हैं। पुराणों से चली आ रही परंपरा में ब्राह्मण के देवता कहा गया है। ब्राह्मण देवता लोग कहते हैं, ब्राह्मण देवता कहा गया है। मैंने शास्त्रों का थोड़ा बहुत पारायण किया है। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी समुद्र से मिलते हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी ब्राह्मण में समाहित हैं। 4 वेद उसके मुख में हैं। अंग में सभी देवता आश्रय करते रहते हैं। ब्राह्मण मन, कर्म और वचन से सभी के प्रति सद्भावी और सहिष्णु होता है। इसीलिए कहा गया है ब्राह्मण सर्वजना सुखिनो भवन्ति। ब्राह्मण का अर्थ ही सब में व्याप्त होना। सर्वव्यापकता ही ब्राह्मण का सही स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है। ऐसे ब्राह्मण सभी समाज के अंतर्गत व्याप्त होते हुए समाज के सभी वर्ग के लोगों का समुचित तौर पर विकास हो, समुचित तौर पर समुन्नत हो सके। भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति का एक तरह से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, यह ब्राह्मण के माध्यम से कहा जा सकता है। ब्राह्मण सभी प्राणियों के सुख और समृद्धि की कामना करने वाला है, इसलिए वह देवता स्वरूप माना गया है। यह माना जाता है कि ब्राह्मण सप्त ऋषियों की संतानें हैं। ब्राह्मणों की उत्पत्ति वैदिक काल से भी पुरानी मानी जाती है। इसलिए हमारे यहाँ जो 4 वेद हैं उनके आधार पर भी ब्राह्मणों को देखा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, सामवेदी वह है जो सामवेद गायन करते हैं। अग्निहोत्री वह है जो अग्नि में आहुति देने वाले
ऋग्वेद का पाठ करते हैं। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी आज भी वेदों के ज्ञान से ही जुड़े रहे हैं। इसीलिए आप देखिए हमारे देश की संस्कृति का विकास ब्राह्मणों द्वारा निरंतर किया जाता रहा है। मैं तो ये भी मानता हूं कि आधुनिक भारत के निर्माण में ब्राह्मण समाज की अग्रणी भूमिका रही है। साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राजनीति, संस्कृति, पांडित्य, धर्म में ब्राह्मणों का जो योगदान निरंतर रहा है वह अपरिमित है। पर मैं ये मानता हूं कि संस्कृति की धारा को निरंतर प्रवाहित करने वाला ब्राह्मण समाज पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिग्भ्रमित भी हो रहा है। जो समाज निरंजन यानी विकार रहित रहा है, उसमें भी समय के साथ कुरीतियां और सामाजिक बुराइयां घर करती जा रही हैं। कुछ लोगों द्वारा दहेज, अंधविश्वास, मद्यपान जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपनाने से पूरा समाज बदनाम होता रहा है। मनुस्मृति में ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि जो ब्राह्मण मद्यपान करता है, जो ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, जो ब्राह्मण समाज के बुराइयों से अपने को मुक्त नहीं करा पाता है, वो ब्राह्मण कदापि नहीं कहा जा सकता। उसको अन्य ही संज्ञा से संबोधित करना चाहिए। और इसलिए ये कुरीतियां आ रही हैं, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। इस अवसर पर मैं ब्राह्मण समाज का आह्वान करता हूं कि वे अपने आप को संगठित करते हुए सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों से दूर रहते समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। परस्पर ईर्ष्या, कलह और द्वेष से बचें। इसी से समाज फिर से देश को दिशा देने वालों के रूप में प्रतिष्ठित होगा। मैंने कुछ समय पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती जी द्वारा ब्राह्मण समाज पर लिखा बहुत पुराना लेख पढ़ा। उनको पढ़ते हुए जैसे बहुत कुछ नया जानने को मिला। उन्हीं के लिखे से ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण समाज पर अलग से ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड ग्रंथ तक लिख दिया गया है और उसमें पुराणों के नाम पर बहुत से श्लोक भी ब्राह्मणों पर अलग से लिख दिए गए हैं। इस ग्रंथ के रचयिता ने पुराणों के नाम पर अपने ही श्लोक मनगढ़ंत लिखे हुए हैं। ऐसे और भी भ्रमित करने वाले ग्रंथ हो सकते हैं। ऐसे ग्रंथों और उनकी बातों से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति मनुर्भव रही है, यानी मनुष्य बनिए। वही ब्राह्मण है जो मनुष्यता का पाठ पढ़ाता है। मैं इस अवसर पर आप सभी से उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही संवाद के अवसर निकालते रहें और इस बात पर अधिक चिंतन मनन करें कि कैसे ब्राह्मण समाज का ओज और ब्रह्म कायम रहे। आज जो विषय दिया गया था, क्योंकि पूर्व से मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। शिवप्रताप जी ने इसका बड़ा विस्तार से विश्लेषण किया है। नारी सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने बातें बताई और साथ ही साथ निर्भया कांड का भी उन्होंने उल्लेख किया कि इस प्रकार की भी घटनाएं घटित हो रही हैं जो समाज को लांछित करने वाली है, समाज पर एक बहुत बड़ा धब्बा के रूप में काम करेगी। ये घटनाएं न घटित हों, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। आदरणीय श्री महेंद्रनाथ पांडे ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने भी जिस विभाग को संभाल रहे हैं उसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, इसके बारे में भी उल्लेख किया। आदरणीय श्री विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी ने भी नारी सशक्तिकरण के बारे में ये बताया कि नारियों का चतुर्दिक इस समय अवतरण हुआ है। उन्होंने आगे बढ़कर के काम किया है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है। ये सारी बातें हुई हैं, ये बात तो सही है। नारियों का वैदिक काल से ही बड़ा सम्मान रहा है और वैदिक काल में तो कोई भी धार्मिक कृत्य होता था तो बगैर नारियों से वो संपन्न नहीं होता था। उस समय से ही लगातार नारियों के सम्मान के आधार पर समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। यत्र नारे से पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का अर्थ ही है कि जहां नारियों का सम्मान होता है
वहां सात्विकता का विकास होता है। और हमें पता है कि मैत्रेयी, गार्गी, ये केवल वेद के बारे में उनकी पूरी जानकारी नहीं थी, बल्कि उन्होंने समाज को एक दिशा भी प्रदान किया था और एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया था कि उनके विद्वता को देखकर बड़े बड़े पंडित भी उनके सामने लोहा मानते थे। हमें पता है कि जगद्गुरु शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र, इन दोनों का जो आपस में शास्त्रार्थ हुआ था, उसके न्यायाधीश के रूप में जो निर्णय देने के लिए बैठी हुई थी, पंडित मदन मोहन मिश्र की पत्नी भारती थी। और उन्होंने अंत में जो निर्णय दिया था, आपको पता है, जगद्गुरु शंकराचार्य शास्त्रार्थ में विजयी हुए, लेकिन अंत में निर्णय उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हैं, उनके साथ भी आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसके लिए जगद्गुरु शंकराचार्य को समय लेना पड़ा था। तो अपने यहाँ तो नारियों को हमेशा ऊंचा से ऊंचा स्थान दिया गया है। अब केवल इतना ही नहीं, तो नारियों के बारे में प्रारंभ से ही अपने यहाँ जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो 3 नारियां विशिष्ट रूप से जो पूरे समाज को नियंत्रित करती हैं, हर दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, धन धान्य की दृष्टि से भी और शक्ति की दृष्टि से भी। दुर्गा शक्ति की प्रतीक है। अब इसे दुर्गा के बारे में कहा जाता है, इन्होंने बड़े से बड़े अत्याचारियों का विनाश किया। उन्होंने उल्लेख किया हमारे मेना पांडे जी में और शिव प्रताप शुक्ला जी ने महिषासुर मर्दनी के बारे में कि दुर्गा ने कैसे उनका विनाश किया था। सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। अने नारी को हमने ज्ञान के प्रतीक के रूप में रखा, विद्वता के प्रतीक के रूप में रखा। जो भी ज्ञान अर्जित होता है, ज्ञानानुभव होता है, उसके स्वामिनी सरस्वती हैं। और धन धान्य, संपत्ति, कल्याण, क्षेम, उसके प्रतीक के रूप में लक्ष्मी को माना है। यह इस बात को प्रकट करता है, प्रारंभ से ही नारी के बगैर समाज नहीं चल सकता, नारी के बगैर पुरुष आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए आदिशक्ति नारी को ही कहा गया है। माने वही शक्ति है जिनके द्वारा हम पूरे समाज को, पूरे विश्व को नियंत्रित कर सकते हैं। तो प्रारंभ से रहा है। बीच के काल में भारत गुलाम हुआ, दासत्व के प्रतीक के नाते, दासत्व के कारण नारियों का अपमान जरूर किया गया, बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है कि महिलाओं को एक अवसर मिला है, नारियों को अवसर मिला है। मैं जितने विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में गया, आपको प्रसन्नता होगी कि 80% लड़कियां स्वर्ण पदकधारी मिली है, 80% से ज्यादा। ये हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसको कहता हूं कि देश को एक दिशा प्रदान करने वाला कार्य हो रहा है और भविष्य में इस प्रकार की शक्ति अगर आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और अभी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जिस मंत्रालय के प्रमुख हैं, मंत्री हैं, उस मंत्रालय के द्वारा भी इंटरप्रेन्योरशिप यानी वुमन इंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाओं की उद्यमिता आगे बढ़े, इसके लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उनके लिए विशेष प्रकार की आर्थिक सुविधा भी प्रदान की जाती है ताकि इंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने की दिशा में वो आगे बढ़ करके काम कर सकें। महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सैन्य क्षेत्र हो, चाहे हवाई जहाज का क्षेत्र हो, माने महिलाएं पायलट भी हो रही हैं और सेना की दृष्टि से भी आगे बढ़ करके काम कर रही हैं। तो हर क्षेत्र में इसमें महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं और मैं कह सकता हूं नारी सशक्तिकरण पूरे समाज के अंदर संतुलन स्थापित करते हुए देश को संपन्न और एक बड़ी शक्ति बनाने में सफलीभूत होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और सकारात्मक सोच के आधार पर महिलाओं को सम्मान देते हुए हम आगे बढ़ें। इसलिए मैंने जो मूल कर्तव्य संविधान का पढ़ा, वो मूल कर्तव्य के अंदर इन्होंने अच्छा शिव प्रताप जी ने संकेत किया। जो 5वां बिंदु है, 5वां बिंदु में है कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा कोई काम न करें जिसके कारण महिलाओं के सम्मान में किसी प्रकार की कमी हो। हर प्रकार का सम्मान देते हुए उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। मैं समझता हूँ ये विषय
बहुत ही अच्छा विषय है और इस विषय के आधार पर निश्चित रूप से हम समाज को जागरूक कर सकते हैं। और इस समय अनेक प्रकार की जो विकृतियां दिखाई पड़ रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से महिलाओं को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, जागरूकता बढ़ेगी तो इस प्रकार की घटनाएं विलुप्त होंगी, दुष्ट लोगों को दंडित करने में सुविधा प्राप्त होगी। शासन की तरफ से इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं न होने पाए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस प्रकार का विषय रख करके विश्वपति जी ने निश्चित रूप से समाज को एक दिशा प्रदान करने का प्रयास किया है और समाज इस बात को ध्यान में रखते हुए और अधिक काम कर सकेगा। इतनी बात कहकर 9 वर्ष के आप सब लोगों को बधाई देते हुए, मकर संक्रांति की बधाई देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।